तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है अपना वीट कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वीट कल्टीवेशन, कि गेहूं का खेती करने का प्रोसेस क्या है ना। तो गेहूं की खेती करने का एक उन्नत और सफल गेहूं की खेती कैसे की जा सकती है उसका डिटेल जानकारी हम अभी इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको देंगे। तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले हम लोग बोटेनिकल नेम पे कि उनका जो वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है। तो गेहूं का बोटेनिकल नेम जैसे ही आता है तो आपके माइंड में हिट करता होगा ट्रिटिकम जैसे ही है तो उनके बाद एस्टिवम, आपके माइंड में यही आएगा कि ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का नाम है। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रिटिकम एस्टिवम ना लिख करके हमने ट्रिटिकम स्पेसीज लिखा। अब ट्रिटिकम स्पेसीज क्यों लिखा ऐसा कि इनके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं ट्रिटिकम स्पेसीज के अंदर। तो एक है अपना हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और डाइप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड जो स्पेसीज है इनके अंदर, इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो इनके अंदर आता है एक अपना ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वेल्कर। जो टेट्राप्लॉइड स्पेसीज है उनके अंदर आएगा ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइक्यूरम। टी हमने लिखा, इसका मतलब आपने ट्रिटिकम समझना है। डाइप्लॉइड स्पेसीज है तो ट्रिटिकम एस्फेरोकम और ट्रिटिकम मोनोकोकम। ये सारे गेहूं का बोटेनिकल नेम है। तमाम जो भी ट्रिटिकम के साथ ऐड किया गया है ये तमाम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। लेकिन अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेम कौन सा है तो वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम ही आपसे पूछा जाता है, ये BBI है। हमने आपको डिटेल जानकारी के लिए ये बताया। अब आपने सोच रहे होंगे कि ये हेक्साप्लॉइड क्या है, टेट्राप्लॉइड क्या है, डाइप्लॉइड क्या है, ये कैसे आता है। तो ये एक जेनेटिक्स है, ये जीन है, या फिर आप ब्रीडिंग के अंदर इसको पढ़ेंगे डिटेल कि 3 जीन है, जीनोटाइपिक स्पेसीज इनके अंदर है, 3 जीन है, फिर जीन का कॉपी हो गया तब जाके ये हेक्साप्लॉइड बना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ब्रीडिंग के अंदर पढ़ना है। आप ब्रीडिंग जो टॉपिक होगा उसके अंदर आपको ये पढ़ना है। आप या फिर आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए ब्रीडिंग वाले में, उसमें मिल जाएगा। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ही मोस्ट कॉमन टॉपिक है आपके लिए, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रिटिकम एस्टिवम का ही खेती किया जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 87% ऐसे एरिया है जहां ट्रिटिकम एस्टिवम का ही खेती किया जाता है, ठीक ना। ट्रिटिकम एस्टिवम को हम लोग क्या बोलते हैं तो ट्रिटिकम एस्टिवम को हम लोग कॉमन ब्रेड वीट बोलते हैं, क्योंकि ट्रिटिकम एस्टिवम स्पेसीज की जो गेहूं है वो ब्रेड के लिए, रोटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे बेस्ट गेहूं है ब्रेड के लिए, ठीक ना। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम सबसे पहले कहाँ हुआ था तो मैक्सिको में हुआ था। इसी वजह से इनको हमने मैक्सिकन वीट भी कहते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम को हम लोग मैक्सिकन वीट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कारण है कि मैक्सिको में इनका सबसे पहले खेती हुआ था। अब आते हैं हम प्रोडक्शन के ऊपर, वर्ल्ड प्रोडक्शन की। वर्ल्ड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है तो जो फर्स्ट है वो है आपका चाइना, जो सेकंड है वो है आपका इंडिया, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्शन। अब एरिया का अगर देखें कि वर्ल्ड में कहाँ पे सबसे अधिक एरिया में गेहूं का खेती होता है तो उसमें आता है आपका इंडिया। इंडिया में सबसे अधिक एरिया में खेती किया जाता है गेहूं का, और दूसरे नंबर पे आता है चाइना। तो एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं कि ये अपने में एक वाइस वर्सा है, ये अपने में एक वाइस वर्सा है, रिवर्स है ये, कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है चाइना में और सबसे ज़्यादा एरिया में खेती हो रहा है इंडिया में। कहने का मतलब कि हम लोग जो है, इंडिया जो है,
सबसे अधिक एरिया पे खेती करता है और सबसे कम प्रोडक्शन करता है। मतलब ज़्यादा एरिया में हम खेती कर रहे हैं लेकिन हमको प्रोडक्शन कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे किसान भाई तो मेहनत कर ही रहे हैं लेकिन उनको टेक्नोलॉजी की कमी है। उनको नई टेक्नोलॉजी को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे हम लोग तो शायद चाइना को पीछे छोड़ पाएंगे। लेकिन चाइना क्या है, सबसे कम एरिया पे खेती कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन उनका ज़्यादा है। तो ये है वर्ल्ड का। अगर आप इसको इंडिया लेवल पे देखेंगे, इंडिया के अंदर आपने देखना, तो अगर एरिया और प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में, एरिया और प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में, तो ये है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। इंडिया के अंदर एरिया और प्रोडक्शन में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका, तो यूपी का। किस चीज़ का? तो गेहूं के खेती का, ठीक ना। लेकिन वहीं प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी क्या होता है दोस्तों? तो प्रोडक्टिविटी ये होता है कि प्रति हेक्टेयर जो उपज है, यील्ड का जो आपका उपज है, जो प्रोडक्शन है, उनको हम प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, उनका उपज जानते हैं। तो वो है पंजाब के अंदर। एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है लेकिन प्रोडक्टिविटी आपका सबसे ज़्यादा पंजाब में है। तो ये है इनके गेहूं का जो है बोटेनिकल नेम हो गया, इनका एरिया वाइड प्रोडक्शन हो गया, इंडिया के अंदर हो गया। तो ये इनका कॉमन बात था जो गेहूं का है। चलिए, इसके बाद हम लोग, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हुआ ये गेहूं का, कि गेहूं क्या है, कैसे है, वो हुआ। एक इसमें छूट गया था आपका, लिख लीजिए कहीं पे, इनका जो फैमिली होता है और इनका जो ओरिजिन है, पता है किसी को? ग्रामीण ओवेसी लिख लीजिए। ओवेसी फैमिली है और जो इनका ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है, सॉरी। जो इनका ओरिजिन है वो साउथ वेस्ट एशिया है। अब हमको पता करना है गेहूं के बारे में कुछ और। तो क्या गेहूं C3 प्लांट है? आप कहेंगे कि C3 प्लांट क्या होता है? C3 प्लांट नहीं पता है तो आपने बचपन में तो नहीं, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो आपने बचपन में भी पढ़ा है, लेकिन इतना डिटेल नहीं पढ़ना था बचपन में। फोटोसिंथेसिस का नाम सुने हैं आपने? सुना है सर। फोटोसिंथेसिस नामक कोई चीज़ है, जानते हैं। तो आप प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इनको जाके डिटेल पढ़ सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है दो तरह से। एक तो होता है लाइट रिएक्शन, क्या होता है? लाइट रिएक्शन। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है? डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन है वही अपना क्या है? C3 साइकिल है, वही अपना क्या है? C3 प्लांट है। जो हमारा डार्क रिएक्शन है वही है C3 प्लांट। अब इसका डिटेल कैसे लाइट होता है, कैसे डार्क होता है। C3 के बाद C4 साइकिल भी होता है, C4 प्लांट भी होता है। वो रेस्पिरेशन एक टर्म ऐड होता है इसके अंदर, रेस्पिरेशन भी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो प्लांट फिजियोलॉजी का वीडियो देखेंगे, उनके अंदर ये डिटेल आपको मिल जाएगा उस वाले क्लास में। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी वाले क्लास में, लाइट और डार्क रिएक्शन। तो उसके अंदर आपको C3 और C4 प्लांट का पता चलेगा। तो गेहूं क्या है? अपना C3 प्लांट है। गेहूं क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। कौन सा है? लॉन्ग डे प्लांट। इसके लिए भी एक चीज़ आपको बता दूं कि फिजियोलॉजी के अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ही कुछ टर्म बांटे गए हैं। LDP लॉन्ग डे प्लांट, SDP शॉर्ट डे प्लांट, ठीक ना। उसके बाद होता है डे न्यूट्रल प्लांट,
एक्चुअली ये होता क्या है, हमें तो ये अभी गेहूं का प्रोसेस है, हमको गेहूं की खेती कैसे करना है, उन्नत गेहूं का खेती, उस पे हमारा चर्चा था। लेकिन हम जब घुस ही गए हैं तो चर्चा कर ही देते हैं कि एलडीपी क्या है, एसडीपी क्या है, डीएनपी क्या है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं ना, उनको 12 घंटा से ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता होता है फ्लावरिंग के लिए। जो लॉन्ग डे प्लांट होंगे उनको 12 घंटा से अधिक सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होता है फ्लावरिंग के लिए। जो शॉर्ट डे होता है उनको 12 घंटा से कम भी अगर उनको सनलाइट मिलता है तो उनके प्लांट जो है फ्लावरिंग कर सकते हैं। जो डे न्यूट्रल होता है इनको सनलाइट की इफ़िशियंसी नहीं होती है, सनलाइट के एब्सेंस में भी इनका फ्लावरिंग होता है। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो कौन कौन से हैं इनके एग्जांपल है, तो जितने भी आपके रबी क्रॉप्स हैं, जितने भी आपके रबी फसल के पौधे हैं वो सारे क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। और जितने भी आपके खरीफ क्रॉप है, जितने भी आपके खरीफ क्रॉप है वो है आपके शॉर्ट डे प्लांट। और डे न्यूट्रल प्लांट कौन है, तो इसमें आएगा आपका दोस्तों कॉटन है, टोमेटो है, सब फ्लावर है। तो इन सारी चीज़ों को आप डे न्यूट्रल, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे के माध्यम से जान सकते हैं। तो उसी में से एक अपना गेहूं है। तो गेहूं क्या है, तो गेहूं एक लॉन्ग डे प्लांट है। अच्छा, तो ये हो गया लॉन्ग डे शॉर्ट डे। अब आते हैं हम लोग पॉलिनेशन के ऊपर। आपको पता है कि पॉलिनेशन कितने तरह का होता है, पॉलिनेशन 2 तरह से, सेल्फ और क्रॉस तो सबको पता है, सेल्फ और क्रॉस तो पता ही है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। एक्चुअली हमको सिर्फ गेहूं की खेती पढ़ना था, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा इधर उधर का चीज़ें को भी डिस्कस करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो अभी एग्ज़ाम भी देंगे, है ना, तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। तो जो आपका गेहूं है वो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। गेहूं के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप इनको समझ लो। सेल्फ पॉलिनेशन, हमको डायग्राम तो आता नहीं है, लेकिन बस आपके लिए थोड़ा सा मान के चलो, ये है पॉलन, ठीक है, यहाँ पे बना पॉलन, ये है फीमेल और ये है मेल, ये है मेल, ये है फीमेल। अब ये पॉलन बना, तो ये पॉलन जब यहाँ पे जाएगा, इसी पौधा का एक ही फ्लावर में जब उनके पॉलन उन्हीं के फीमेल वाले पार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ये वाले पॉलन जब किसी उड़ के, जब किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जा कर के वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन का कार्य करता है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन का कार्य करता है, तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए ना, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वयं में वो पॉलिनेशन हो रहा है, इन्हीं का पॉलन, इन्हीं का मेल पार्ट फीमेल पार्ट पे जा कर के पॉलिनेशन का कार्य कर रहा है, तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसी तरह से गेहूं के अंदर आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। गेहूं के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे आपसे एक एक नंबर वाले में। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, गेहूं क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप्स है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें, ये गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावरिंग पार्ट ऑफ द
प्लांट, किसको बोलते हैं, फ्लावरिंग पार्ट जो होता है पौधा का, उनको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो जो गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम लोग ईयर के नाम से जानेंगे, स्पाइक के नाम से जानेंगे और हेड के नाम से जानेंगे। इन 3 नाम से आप गेहूं के इन्फ्लोरेसेंस को पहचानेंगे। इसके अंदर एक आता है रिचेज, गेहूं के अंदर एक आता है रिचेज। रिचेज क्या होता है, रिचेज क्या होता है, गेहूं का बीज आपने देखा होगा, गेहूं का ये बीज है। जब गेहूं के बीज को आप देखते हैं तो उनके बीच में एक कर्व लाइन बना होता है, उनके बीच में गेहूं के जो बीज है उनके बीच में इस तरह का एक कर्व स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, गेहूं 2 भागों में बट जाता है ना गेहूं का बीज जी, तो उसके बीच में आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा इस तरह का होता है ना कर्व, तो उसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग एक्सिस ऑफ द ग्रेन्स। उसको क्या बोलते हैं, जिगजैग एक्सिस ऑफ द ग्रेन, ऑफ किसका, पैडी का, पैडी का ग्रेन्स है जी, धान में होता है जिगजैग। तो उनके अंदर जो बीज है उन बीज के अंदर ये जो लाइनिंग होता है गेहूं का, इनको हम लोग बोलते हैं रिचेज। और ये क्या होता है, तो जिगजैग एक्सिस है, क्या है वो, जिगजैग एक्सिस है। प्रोटीन की बात करें गेहूं में, प्रोटीन की बात करें तो कितना प्रोटीन है भाई, तो 8 से सर जी 8 से 11% तक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटेन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ग्लूटेन, ग्लूटेन नामक प्रोटीन है, वही प्रोटीन सर जी इन गेहूं के अंदर पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन का क्या महत्व है, इनका क्या कार्य है, तो ये प्रोटीन बहुत ही बेनिफिशियरी है। आप देखते होंगे कि इन कंपैरिजन ऑफ मक्का और मरुआ, उनके आटा को आप रोटी बनाने के लिए जाएं या फिर और एक गेहूं का आटा का आप रोटी बनाने जाएं तो गेहूं के आटे को आप आसानी से गूंथ सकते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होता है, बट इन कंपैरिजन ऑफ मक्का और मरुआ, क्योंकि उनके अंदर ये ग्लूटेन प्रोटीन नहीं है और इसमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन है। इन्हीं का एक और भी कारण है कि जब गेहूं का आटा आप मिला रहे होते हैं रोटी बनाने के लिए, तो वो अगर ज़्यादा पानी आपसे अंडल जाता है तो चिपचिपापन आता है उसमें, और वो भी इन्हीं प्रोटीन की वजह से आती है। तो ये है इनका प्रोटीन। अब अगर इनका टेस्ट वेट की बात करें, गेहूं का अगर टेस्ट वेट की बात करें, अगर आपसे कोई कहता है कि ये 1 केजी गेहूं है, तुम बताओ कि इसमें कितना दाना होगा, तब तो आप क्या कहेंगे, ये तो संभव नहीं है, गेहूं के 1 केजी को गेहूं को लेकर के कौन उसके दाना को काउंट करने जाएगा। तब तो आप बोलोगे कि ये सर पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, क्यों नहीं है भाई, जब साइंस है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर इनका टेस्ट वेट की बात करें तो 1000 ग्रेन्स मतलब 1000 दाना जो है वो 40 ग्राम गेहूं के बराबर होता है। गेहूं का 1000 दाना जो है 40 ग्राम वज़न के बराबर होता है। तो आप यहाँ से ये बता सकते हो कि इनका टेस्ट वेट कि सर जी 1 केजी अगर गेहूं है तो उसके अंदर कितना दाना होगा, है ना काम का बात। तो ये सब इम्पोर्टेंट और छोटा छोटा बात है, इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं रूट पे कि गेहूं का जड़ कैसा होता है। गेहूं के जड़ को क्या कोई देखा है आपने, देखा होगा जरूर, गेहूं के पेड़ पौधा तो देखे ही हैं आपने। तो इनकी रूट की अगर बात करें तो मान लो ये सरफेस है, ये मिट्टी का परत है और ये इनका बीज है गेहूं का। तो जब सबसे पहला जो जर्मिनेशन होता है तो वो बीज के नीचे से गेहूं का जड़ निकलता है, ठीक ना, बीज के नीचे से उनका जड़ निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी
टेम्पररी रूट बोलते हैं। ये क्या होता है? टेम्पररी रूट है। 20 से 25 दिन के लिए ये टेम्पररी रूट होता है। इनको बोलते हैं टेम्पररी या सेमिनल रूट भी बोल सकते हैं, या आपको इस नाम से भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। सेमिनल रूट्स या टेम्पररी रूट्स के नाम से जानते हैं सर। जब क्या होता है, आफ्टर 20 to 25 डेज टेम्पररी या सेमिनल रूट आर डिस्ट्रॉयड एंड, मतलब ये क्या होता है ना कि टेम्पररी रूट जो है ये मिट्टी के अंदर घुल मिल जाता है। ये 20-25 दिन बाद ये रूट ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे इस तरह का रूट डेवलप होना शुरू होता है। गेहूं के बीज के ऊपर से जो रूट का फॉर्मेशन होता है, यही इनके क्या होता है कि यही वाला रूट जो है इनके परमानेंटली रूट बन के आते हैं और यही रूट से गेहूं का विकास संभव होता है। ठीक है, इस तरह का होता है ना गेहूं का बाग, कुछ इस तरह का होता है। बस इमेजिन कर लो, फ़ोटो बनाने नहीं आता है, आप इमेजिन करो। तो जो 20-25 दिन बाद यहाँ से जो रूट निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट रूट। क्या बोलते हैं? परमानेंट रूट या कॉर्न रूट भी बोला जाता है। परमानेंट रूट या क्राउन होता है, क्राउन रूट होता है, CR, या फिर इनको क्राउन रूट्स बोलते हैं। तो आप गेहूं के जड़ को समझ लीजिए। अगर आपसे कोई कहता है कि अगर हम गेहूं का खेती कर रहे हैं और हमें एक ही इरिगेशन करना है, एक ही बार हमें पानी देना है इन गेहूं के अंदर, तो वो कौन से स्टेज पे देंगे? यही टेम्पररी रूट वाले स्टेज पे। 20 से 25 दिन बाद वाला जो स्टेज होगा वहीं पे ये फर्स्ट इरिगेशन करेंगे, फ्लड इरिगेशन हो जाएगा, या फिर फ्लड इरिगेशन ही होता है ज़्यादातर, तो फ्लड इरिगेशन ये यहाँ से करेंगे। ये हो गया रूट। अब आपने देखा है कि कुछ समय पहले गेहूं का जो बाग हुआ करता था वो 6 फीट 7 फीट का हुआ करता था। उसके अंदर लेबर मजदूर जब खेत में जाए तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि गेहूं का खेत भी है, या फिर उसमें कोई इंसान भी, इतना बड़ा बड़ा पौधा होता है। लेकिन आजकल क्या है, डार्क प्लांट है ना, गेहूं के बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। तो इनका जो डार्कनेस है, जो गेहूं के पौधे आजकल छोटे हो गए हैं या फिर छोटे वाले पौधे ज़्यादा प्रचलित है, उनके अंदर क्या ऐसा है जो डार्कनेस का बोलबाला है? तो डार्कनेस होने का कारण है नॉर्नटेन। सर नॉर्नटेन क्या है? नॉर्नटेन कोई वैरायटी है क्या? दोस्तों नहीं, नॉर्नटेन कोई वैरायटी नहीं है। ये क्या है? एक जीन है। जीन का नाम है नॉर्नटेन। यही एक फैक्टर है जो गेहूं का जो वैरायटी है वो डार्कनेस हो गया है, वो छोटे छोटे हैं, वो यही एक वैरायटी है, यही एक जीन है इनकी वजह से। ये जीन कहाँ पे है? तो इनके पीछे भी एक कहानी है। अगर इसको आप देखेंगे तो इनके पीछे भी एक कहानी है कि